नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं दंगल। मध्य पूर्व में जो जंग चल रही है वो जंग अब भू राजनीति की खबर नहीं रह गई। उसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी उतरने लगा है। जिस तरीके से ईरान के भीतर हमले हो रहे हैं और ईरान उसका जवाब दे रहा है, उसका असर सिर्फ ईरान और इजराइल और अमेरिका तक नहीं तो पूरे दुनिया पर पड़ने लगा और हमारी दहलीज पर आकर भी रुक गया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि युद्ध कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है, बल्कि ये हो गया है कि इसकी कीमत कौन कौन चुका रहा है। तो इसके इस जवाब में भारत भी कहीं ना कहीं शामिल है और ये साफ यहां पर नजर आ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल ने सबसे पहले संकेत दे दिया है। प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी यह बताती है कि वैश्विक संकट अब घरेलू बाजार में प्रवेश पहले से ही कर चुका है। भारत जो अपनी ऊर्जा जरूरत के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, ऐसे हर झटके को तुरंत महसूस कर रहा है। स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि सप्लाई का बड़ा हिस्सा उसी समुद्री रास्ते से आता है जहां इस समय भीषण जंग छिड़ी हुई है। हालांकि अभी तक भारत को कोई बड़ा आर्थिक झटका नहीं लगा है, लेकिन दबाव महसूस होना और बनना शुरू हो चुका है। महंगाई, रुपए की चाल, सरकारी खर्च बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग की कीमत भारत भी चुका है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार के नेतृत्व की क्षमता, कूटनीति और दूरदर्शिता इस संकट से भारत को बाहर निकालने में कारगर साबित हो सकेगी? इस बीच विपक्ष सवाल पूछ रहा है, सवाल उठा रहा है और अर्थशास्त्री अपने हिसाब से इस पूरे मामले पर गुणा भागाकार कर रहे हैं और अपना जवाब भी दे रहे हैं। आज सबसे सीधा सवाल यही है कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग से भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर होगा। और इन्हीं सवालों के साथ इसी के इर्द गिर्द हम बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर और इस युद्ध का भारत पर होने वाले असर को लेकर यह खास रिपोर्ट देख लें। युद्ध करीब 2500 किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा है, लेकिन उसकी आहट सबसे पहले हमारी जीभ सुनती है। हमारे घर के चूल्हे महसूस करते हैं, फैक्ट्री से लेकर सरकार के खजाने तक उसके असर का एहसास कर रही है। भारत में फिलहाल तो प्रीमियम पेट्रोल की धार महंगी हुई है और इंडस्ट्रियल डीजल महंगा हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें 2 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गई, जबकि सरकार ने इंडस्ट्रियल डीजल पर भी 22 रुपए बढ़ा दिए। আর পেট্রোল দাম অনেকবার বেড়েছে, রেগুলার বাড়ছে। এর ফলে এসেন্সিয়াল সামগ্রী নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়বে, সবকিছু বাড়বে। মোদি जी आगे এগুলো সামলাবে, তারপর তো বাংলা দখল করুক, আগে তো দিল্লি से সামলাবে। अप्रैल की इंतजार करिए, चुनाव हो जाने दीजिए। देखिए ये जब भी चुनाव खत्म हो रहे हैं, देखिए ये सारे पेट्रोल और डीजल पे कैसे दाम बढ़ाते हैं। और ये चेतावनी हम बहुत पहले दे चुके हैं। जो 26-27 लाख करोड़ रुपया पिछले 12 साल में सरकार ने टैक्सेस के माध्यम से तेल, पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगते हैं, जो वैट्स लगती हैं, जो ड्यूटीज लगती हैं, एक्साइज लगती है, जो उस पे कमाया है, क्या वो लाभ ऐसी संकट की घड़ी में उपभोक्ता को नहीं दिया जा सकता? हम ये सवाल। प्रीमियम पेट्रोल के कंज्यूमर्स बहुत ही लिमिटेड है और उसका एक अलग प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का, और उसमें एक नॉमिनल इंक्रीज हुई है, उसका इम्पैक्ट आम लोगों के जीवन पर बिल्कुल नहीं पड़ता है। और रही बात उसमें भी इंक्रीज की, तो मैं याद दिलाना चाहूँगा कि क्रूड ऑयल में भयंकर उछाल के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस स्टेबल बनी हुई है। ये भारत की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की स्ट्रेंथ। खाड़ी देशों में जारी भीषण युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में तहलका मचा दिया है। भू राजनीतिक अस्थिरता के कारण दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब ऐसे में सवाल यह है कि ईरान अमेरिका जंग का भारत की अर्थव्यवस्था पर कितना असर है। ईरान वॉर की वजह से हिंदुस्तान में इन्फ्लेशन बढ़नी तय है। साथ ही साथ हिंदुस्तान में करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है, जीडीपी ग्रोथ कम हो सकती है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, डॉलर के दाम बढ़ सकते हैं और अगर वॉर लंबी चली तो आम आदमी की नौकरी तक भी बात आ सकती है। सरकार को एक बड़ा पैकेज भी अनाउंस करना चाहिए। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल, नॉर्मल पेट्रोल डीजल में चाहे मार्केट लिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए सरकार को वहां सब्सिडी देनी चाहिए ताकि पेट्रोल डीजल का रेट ना बढ़े। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका इजराइल ने हमला बोला था। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल $70 के करीब थी, लेकिन अब $110 के पार कर गई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल आयात करता है।
इसका मतलब दुनिया में तेल की कीमतों में हलचल सीधे भारत की जेब पर असर डालती है। तेल की कीमतों के बढ़ने की सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अहम हो जाता है, जिस पर ईरान ने अमेरिका इजराइल हमले की वजह से नाकाबंदी लगा रखी है। ऐसे हालात से निपटने के लिए भारत कूटनीति का सहारा ले रहा है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो भारत इससे अछूता नहीं रह सकता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से फल, सब्जी, अनाज की ढुलाई महंगी होती है। तेल आयात के लिए डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है। लोगों का ट्रांसपोर्ट और रसोई गैस पर खर्च बढ़ जाता है, जिससे उनकी पर्सनल सेविंग्स घटती है। भारत अपनी जरूरत का भारी हिस्सा बाहर से खरीदता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। गैस और खाद पर सरकार का खर्च बढ़ जाता है, जिसका असर देश के बजट पर पड़ता है। भले ही अभी तक ईरान अमेरिका जंग की वजह से भारत पर सीधा और बड़ा आर्थिक झटका नहीं आया है, लेकिन जोखिम मौजूद है, क्योंकि भारत की ऊर्जा निर्भरता उसे वैश्विक संकटों से जोड़ती है। भारत की अर्थव्यवस्था आज पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा तैयार है और यही तैयारी तय करेगी कि अगर संकट बढ़ता है तो भारत सिर्फ टिकेगा नहीं बल्कि मजबूती से आगे भी बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो। तो अब युद्ध भारत की दहलीज पर आकर पहुंच चुका है। भारत में बमबारी तो नहीं हो रही होगी, लेकिन इकोनॉमिक बमबारी जरूर हो रही है। इकोनॉमी पर उसका असर पड़ सकता है। जिस तरीके से रुपया फिसल रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ सकते हैं और जिस तरीके से सोना और चांदी के दाम भी उस पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत के बाजार भी गिर रहे हैं, सेंसेक्स हो या निफ्टी, उस पर भी उसका असर साफ नजर आ रहा है। गुरुवार को 12 लाख करोड़ वाइप आउट हो गए जब सेंसेक्स पूरी तरीके से गिर गया था। इन तमाम मुद्दों के मद्देनजर हम देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमने एक बड़ा पैनल इस वक्त बनाया हुआ है और ये सारे मेहमान ऐसे मेहमान हैं कि जो अपने अपने क्षेत्र में इस पूरे घटनाक्रम पर, इकोनॉमी पर पैरी नजर रखते हैं। हमारे साथ में जयंत सिन्हा, पूर्व राज्य मंत्री, फाइनेंस राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस पर हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार इस युद्ध का असर अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरीके से पड़ेगा। सुभाष चंद्र गर्ग, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश शाह, मैनेजिंग डायरेक्टर, कोटक महिंद्रा एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और संजीव अहलूवालिया, फेलो चिंतन रिसर्च फाउंडेशन और इकोनॉमिस्ट, वो भी हमारे इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाने से पहले, दरअसल मैं पॉलिटिक्स पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उस पर हम जाकर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि युद्ध के बढ़ते असर को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है कि हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है और ये सिर्फ वक्त की बात है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ा दी जाएगी और यह तय है कि ये सारी कीमतें बढ़ा दी जाएगी। मोदी सरकार के पास न दिशा है, न रणनीति, सिर्फ बयानबाजी है। सवाल यह नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल यह है कि आपकी थाली में क्या बचा है। कुल मिलाकर महंगाई बढ़ सकती है, राहुल गांधी कह रहे हैं, और पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ेगी। राहुल गांधी एक बार फिर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जी, शुरुआत में आप ही से करूंगा। हालांकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है। ये बात तो सही है कि ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, $100 प्रति बैरल तक पहुंच चुके हैं और भारत के भीतर फिलहाल सब्सिडाइज होने की वजह से
कम से कम उसका असर आम जनता को मिलने वाले पेट्रोल और डीजल पर पड़ता फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी तो सरकार को इस बात को पास ऑन करना पड़ेगा। तो शुरुआत इसी से करते हैं सर। क्या आपको लगता है कि महंगाई आने वाली है? क्योंकि अब तक तो आरबीआई ने महंगाई पर कंट्रोल रखा था और अब तक सरकार की और आरबीआई की प्रायोरिटी रही है कि किसी भी तरीके से महंगाई ना बढ़ने दी जाए, लेकिन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से क्या हम महंगाई के दहलीज पर आकर खड़े हैं? अब सबको झारखंडी जोहार। और मैं सर्वप्रथम यही आपको बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ मजबूत नहीं है, बहुत ही मजबूत है। और हम सब चिंता कर रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में युद्ध हो रहा है वो लंबा न चले। अगर कुछ ही हफ्तों में, एक दो हफ्तों में, और सबका अनुमान है कि एक दो हफ्तों में अब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, और अगर ये समाप्त हो जाता है एक दो हफ्तों में, तो हम लोगों की अर्थव्यवस्था पे कोई खास चोट नहीं पहुंचेगी, कोई खास प्रभाव नहीं होगा। अगर युद्ध जो है एक महीने और चलता है तो ना सिर्फ भारत को लेकिन हर देश को विश्व में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था आज के समय बहुत ही मजबूत है, अगर हम लोग पूरे विश्व में देखें तो कई अर्थव्यवस्थाओं में एक अर्थव्यवस्था होगी जो इसको अच्छी तरीके से संभाल सकती है। और इसके दो तीन कारण हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था का जो बढ़ोतरी का दर है, यानी जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो बहुत ही मजबूत है, 7% से ज्यादा चल रहा है। तो हमारे जो है सब इन्वेस्टमेंट्स, जब सब ग्रोथ, ये सब बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, इसलिए इस प्रकार का झटका हम लोग इसको अब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम लोगों का आर्थिक दर जो है बड़े तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा कि अगर हम लोग देखें कि विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स का जो खजाना होना चाहिए, कितने हमारे पास है, वो बफर जो हम लोगों का है वो भी बहुत बड़े मात्रा पे है, 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। तो इसलिए कुछ दिन अगर ये चले तो इसको हम लोग अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा चुभता है कि तेल और डीजल का दाम न बढ़े, इसको हम लोग बहुत वर्षों से बड़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे पास बहुत सारे शॉक अब्सॉर्बर हैं और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है इसका जो दाम है वो नहीं बढ़ने वाला है। और इसलिए आम जनता को कुछ जो है ज्यादा इसको नहीं झटका लगेगा। और इस कारण हम लोग जो आमतौर की महंगाई को भी जो लगाम में रखना है, जिस पे काबू रखना है, वो भी हम लोग कर सकेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि जो जय युद्ध सिन्हा है जी, 2 आपने हफ्ते और से जी, हाँ, इसलिए ज्यादा नहीं चलने वाला। नहीं, और जो मेरा भी कुछ सवाल ये झटका है था उसको हम लोग अब्सॉर्ब जी, करेंगे। हाँ, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं झटका। क्या हम इसे झटका या शॉक कहें, या हम क्राइसिस सिचुएशन तक आकर पहुंच चुके हैं, या सचमुच में ये सिर्फ शॉक है, अभी सिर्फ झटका है, क्राइसिस नहीं है? देखिए, इंसानियत के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक संकट है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। बहुत सारे लोग जो है आज के समय इससे प्रभावित हैं। हमारे भारत के कई जो शिपिंग में, मरीन क्षेत्र में जो हैं, 23,000 25,000 लोग हमारे वहां फंसे हुए हैं। तो इंसानियत के तौर पे ये बहुत बड़ा एक संकट है। लेकिन जहां तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, अर्थव्यवस्था में ये झटका है, क्योंकि कुछ ही दिन चल रहा है, कुछ ही दिन के बाद जब समाप्त हो जाएगा। आप कोविड जो है इसको हम लोग एक संकट मान सकते हैं, जो लगभग 2 साल चला, ये तो 1 महीना ही चलेगा। मुझे सुभाष चंद्र गर्ग जी के पास भी जाना है, लेकिन उससे पहले जयंत सिन्हा जी, एक बार फिर आपसे मुझे सवाल पूछना है, क्योंकि आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का बैकबोन बड़ा स्ट्रांग है, हम एक अच्छी स्थिति में इस वक्त मौजूद है। जो प्रेडिक्शंस दिखाए गए हैं, हाल ही में जो बजट पेश हुआ था उसमें भी ये कहा गया कि 7% से ऊपर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रहेगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 0.7% तक का उन्होंने एक प्रेडिक्शन उसमें किया हुआ है। लेकिन जब से ये क्राइसिस शुरू हुई है उसके बाद अगर हम देखें तो कई सारी इंटरनेशनल जो एडवाइजर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो इस बात को लेकर संदेह पैदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब स्थिति बदल सकती है, हमारे प्रेडिक्शंस हमें चेंज करने पड़ सकते हैं। मेरे सामने 3 इकोनॉमिस्ट यहां पर नजर आ रहे हैं, जेपी मॉर्गन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ क्वांटिको रिसर्च। इन तीनों ने अगर हम देखें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ 6%, 7% से नीचे लाकर रख दिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट वो कह रहे हैं कि 1.9% से 2.2% तक भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब नए सिरे से हमारे इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस को हमें देखना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, $100 प्रति बैरल अगर तेल की कीमतें पहुंचती है, तब भी भारत सरकार का जो तेल का बिल है, खर्चा है, वो 3.6 ट्रिलियन रुपीस तक जा सकता है। और ऐसे में कब तक भारत सरकार यह सब्सिडी का खेल करती रहेगी? यूरिया की कीमतें भी 40% से ज्यादा हो चुकी है आज की स्थिति में।
तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म हम इस तरीके से खींच पाएंगे? देखिए, हम लोगों को लॉन्ग टर्म में आत्मनिर्भर तो बनना ही है, चाहे वो तेल हो या फर्टिलाइज़र के जो इंपोर्ट्स हैं, इन सब पे हमें आत्मनिर्भर तो बनना ही है। लेकिन मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि एक झटका है ये संकट नहीं है। हमारे पास वो शॉक अब्ज़ॉर्बर हैं कि झटके को हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से सँभाल सकते हैं और मैं किसी और के एनालिसिस पे टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि इनके असम्पशन्स क्या हैं। अगर तेल का भाव जो है, जो 70 था, वो 110 हो गया है, अगर वो फिर 70-80 पे आ जाता है, तो ये झटका जो है, ये जल्दी ही खत्म हो जाएगा और इसको हम लोग सँभाल लेंगे। अगर 70 के बजाय वो 110 अब अगले पूरे वर्ष रहता है, तब मेरा अनुमान है कि ये सब जो ये लोग कह रहे हैं, वो शायद तब सही साबित होगा। लेकिन अगर 70-80 पे फिर वापस गिर जाता है, जैसे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और फिर एक बार तेल-वेल जो है, उसका हम लोग अच्छी तरीके से इम्पोर्ट कर सकें, तो मेरा मानना है कि एक झटका रहेगा, इसको हम लोग अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और हमें कोई ज़्यादी इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। जयंत सिन्हा जी, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, लेकिन सुभाष चंद्र गर्ग जी, आपने भी सुना जयंत सिन्हा क्या कह रहे थे। एक बार फिर वही सवाल मुझे आपके पास ले आना है, क्योंकि इस बात की कई बार चर्चा हो चुकी है कि हमारे पास इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क हमारा काफी स्ट्रांग है और आरबीआई का हमेशा इस पर जोर रहा है कि हम किसी भी तरीके से महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए और इसीलिए इन्फ्लेशन रेट हमारा काफी कंट्रोल में रहता है। लेकिन जो शॉक झटका जयंत सिन्हा जी कह रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि ये झटका नहीं क्राइसिस है। झटका हो या क्राइसिस हो, क्या हमारा इन्फ्लेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो फिलहाल शॉक हो रहा है वो कब तक बर्दाश्त कर पाएगा? कब तक हम तेल की कीमतें इसी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे? औद्योगिक तेल की कीमतें तो हमने बढ़ा दी है, लेकिन कब तक हम प्रीमियम तेल की कीमतें भी हमने बढ़ा दी है, डीजल, पेट्रोल और डीजल की, लेकिन बाकी ये बर्दाश्त कब तक हम कर पाएंगे? देखिए, तेल और एनर्जी प्राइसेस का इन्फ्लेशन इंडेक्स जो हमारा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें एक छोटा कंपोनेंट है, करीब 10% सीधा। तो पूरा का पूरा इन्फ्लेशन इंडेक्स इससे नहीं प्रभावित होता है। हालांकि इनडायरेक्टली वो चीज़ फिर प्ले आउट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप की गैस नहीं मिल रही है, गैस के कारण से फर्टिलाइज़र बनना कम हो या टाइल्स बनना कम हो या और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनना कम हो, उनकी प्राइसेस बढ़ जाएं, तो फिर वो प्ले आउट करता भी। ऐसा कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली 1 to 1 क्या रिलेशनशिप, ये 70 से 100 हुआ तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके बट कुल मिला के अगर आप इसको देखें तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसका इन्फ्लेशन पे इस बात पे भी प्रभाव पड़ता है कि भारत सरकार ये क्या तय करती है। ये जो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी तेल को परचेस करने के लिए, गैस को परचेस करने के लिए, वो कौन बेयर करे? अगर वो आप कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। आप अगर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने टैक्सेस घटा के या ऑयल कंपनीज के प्रॉफिट्स को कम करके या उनको नुकसान में जाने देने के लिए, तो ये क्या पॉलिसी डिसीजन आप लेते हैं उस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा। एक और जो चीज़ मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ एक लंबी बहुत सारी चीज़ें उसमें जाती हैं, बट ऑयल के कारण से और गैस के कारण से जो डिसरप्शन होता है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन सिस्टम में भी और लोगों के कंजप्शन सिस्टम में, वो बहुत महत्वपूर्ण है देखने के लिए। वो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में आप देखें तो आज के दिन जो स्थिति बनी हुई है मिडल ईस्ट में, गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कतार में वो कह रहे हैं कि हमारा जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अब 3 से 5 साल तक अफेक्टेड हो सकता है। हमारा प्रोडक्शन 19-20% से लेके काफ़ी। तो ये अगर वॉर बंद भी हो जाती है तो उनका गैस प्रोडक्शन जो है, और हमारा बहुत कुछ एलपीजी, हमारा बहुत कुछ जो गैस का सिस्टम है वो मिडल ईस्ट पे आधारित है, तो उसको कितनी समय में हम नॉर्मल ले पाएंगे, और अगर वापस भी आ जाता है सप्लाई तो किस प्राइसेस पे आती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि इस समय सिग्नल बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं या बिनाइन हैं। इसमें मुश्किल आने वाली है। तेल के फ्रंट पे संभवतः उतनी ज़्यादा स्थिति खराब नहीं है, क्योंकि तेल पे इस एरिया का लेकिन गैस के स्तर पे
गैस पे बहुत ज्यादा है, और गैस के कारण से अब एक चीज अगर मैं आपको बताऊं कि फर्टिलाइजर में यूरिया बनाने में बहुत कुछ इम्पोर्टेंस होता है कि जी आपके पास गैस जी क्या आ रहा है। आज के दिन हमारे को, अभी हम एग्रीकल्चर के सीजन में नहीं है, सीजन आएगा जून जुलाई के आसपास, बट अगर उसके लिए फर्टिलाइजर हमें प्रोड्यूस करके रखना है, और आज प्रोड्यूस करके रखना है, 2 महीने में प्रोड्यूस करके रखना है, वो हम नहीं रखते हैं, तो फिर हमारी कृषि पे भी काफी फर्क पड़ता है। तो इसको एक बहुत आसानी से या एक या दो शब्दों में या नंबर में हम कहें, ऐसी मुश्किल, ऐसी स्थिति मुझे अभी नजर नहीं आती। एक प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा सर। जो राहुल गांधी अभी कह रहे हैं कि फिलहाल तो कीमतें नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन कभी ना कभी तो सरकार को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब हम वो सब्सिडी के रिजीम से बाहर निकल कर आ चुके हैं। जो प्राइजेस है उसी तरीके से हम तेल कंपनियों को कहते हैं कि कोई सब्सिडी नहीं मिल पाएगी, और उसी तरीके से वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कंज्यूमर को। ये स्थिति थोड़ी अलग है। क्या आपको लगता है कि आखिरकार प्राइजेस बढ़ेगी, जिस तरीके से धीरे धीरे उस पर कदम डालना शुरू हो चुका है? क्या हम इस देखिए, स्टॉक को ले पाएंगे, जो सवाल मैंने पहले ये पूछा? तो ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मुझे नहीं लगता उस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमें इस बात को देखना चाहिए कि मोदी सरकार की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस के बारे में क्या पॉलिसी रही है। इनकी पॉलिसी ये है कि पिछले 2 साल में दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जी और इस दौरान काफी प्राइसेस गिर भी गए थे इंटरनेशनल मार्केट के, ऑयल के और इनके। उस समय उन्होंने उसको गिराया नहीं, तो वो एक तरह से प्रूडेंशियल कदम था कि भाई अगर प्राइसेस गिर रही हैं इंटरनेशनल, तो आप अपनी भी प्राइसेस कम कर देते हैं ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जिसकी अगर आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो एनवायरमेंटली भी हार्मफुल होता है, साथ में आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है वो भी एडवर्सली अफेक्टेड होता है। तो अगर असर आप होता है। ऐसे ऐसे कुछ समय में अगर आप कुछ बफर बना लें तो ज़्यादा ठीक होगा। मुझे लगता है अभी जो बफर हैं इनके पास, उससे आई डोंट थिंक ये मोदी सरकार इस प्राइसेस को एब्रप्टली बढ़ाने देगी। चाहे इलेक्शन खत्म हो जाए हाँ। तो भी बहुत तेजी से दाम बढ़ेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। अगर सिचुएशन अनबेरेबल हो गई कि आप टैक्सेस को भी कम करके या इनके प्रॉफिट्स को भी कम करके आप नहीं रोक पाएंगे, तो आप ग्रेजुअली आज की देखेंगे। स्थिति में यही बात बनी हुई है सर। आज कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि दरअसल ये युद्ध कब खत्म होगा। जब शुरू हुआ था तब किसी ने सोचा नहीं था कि 22 दिन भी ये चल पाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक चीजें नजर आ रही है, उससे ये संकट कितना गहराएगा उस पर फिलहाल टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन संजीव अहलूवालिया हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है कि जो सवाल मैं जयंत सिन्हा जी से और उसके बाद गर्ग सर से भी मैंने पूछा था, संजीव अहलूवालिया जी, आपको लगता है कि ये क्राइसिस इतने जल्दी खत्म हो पाएगा? क्योंकि भारत सरकार ने दावा किया है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तेल जहां से हम खरीद रहे हैं वो हम अलग अलग जगह से लेकर आ रहे हैं, गैस का सप्लाई हम अलग अलग जगह से लेकर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस खाड़ी युद्ध के बाद में, या जिस तरीके से ये स्थिति बनी हुई है उसके बाद इसे एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरह हमें इस्तेमाल करना होगा? दूसरी बात, जो रिजर्व हमारे जो रिफाइनरीज है उसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ाना होगा, जिसकी वजह से कल के लिए हम इसके लिए तैयार हो सके। आज की स्थिति में भी हमारे पास इसका प्रेशर बना हुआ है कि इस तेल जो कीमतें उसका क्या असर पड़ेगा। तो क्या हमें इस तरीके से कदम उठाने पड़ेंगे आगे जाकर? तो साहिल जी, इसमें ना ये लड़ाई की वजह से 2 इफेक्ट है। एक तो इफेक्ट है दाम पर और दूसरी इफेक्ट है अवेलेबिलिटी पर, खास करके भारत के लिए, क्योंकि हमने जो अपने एलएनजी था या एलपीजी था बहुत भारी मात्रा में हम लोग गल्फ से खरीदने लगे। तो इसकी वजह से हमारी अवेलेबिलिटी पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हो जाने पे हमें गहरी चोट उससे लगी। और मेरे ख्याल सरकार अब डाइवर्सिफाई, जैसे आप कह रहे हैं, डाइवर्सिफाई करेगी तो अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी। पर क्या दाम वापस $70 पर बैरल इलास्टिक की तरह तुरंत ही आ जाएंगे? मुझे ये नहीं लगता कि दाम वापस आ जाएंगे। कारण ये है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटीज गल्फ में ध्वस्त हुई हैं, और अगर कॉन्फ्लिक्ट 15 दिन 20 दिन और चलता है, 1 महीना और चलता है, और बमबारी होती है, तो उसमें और कैपेसिटी का डिस्ट्रक्शन होगा।
और जैसे कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी का डिस्ट्रक्शन होता है, शॉर्टेजेस, ग्लोबल शॉर्टेजेस आती हैं और ग्लोबल दाम फर्म अप हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो निश्चित है कि लगभग 70 से बढ़ के 90 के लेवल को हम नॉर्मलाइज्ड लेवल अब मानने लगेंगे, यानी $20 पर बैरल अधिक दाम हमें अपने इंपोर्टेड क्रूड और अन्य जो पदार्थ हैं उन पे देने पड़ेंगे। क्या सरकार को ये जो एडिशनल खर्चा है कंज्यूमर्स पे पास करना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि मेरा ये मानना है, हालांकि सरकार की नीति जैसे जयंत सिन्हा जी ने कहा और गर्ग साहब ने भी बताया, वो ये है कि वो कंज्यूमर्स को मार्केट रेट से इंसुलेट करके रखते हैं, ये उनकी नीति है। पर मेरे को ये लगता है कि ये कोई लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से, दीर्घकालीन दृष्टिकोण से ये अच्छी नीति नहीं है। सबसे बढ़िया ये होता है कि जो भी सप्लाई हो वो मार्केट के जरिए हो, और अगर नॉर्मलाइज अगर हम 90 पे कर देते हैं तो 90 का जो भी दाम बनता है डोमेस्टिक इकोनॉमी में वो उपभोक्ताओं को देना चाहिए। उससे निश्चित रूप से थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी, पर बहुत ज्यादा बढ़ने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि होता यह है कि हमारा तो गरीब देश है, जैसे आप जानते हैं। जब दाम बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर खुद अपनी कोपिंग कैपेसिटीज ले आता है। खाना एक टाइम पकाएंगे, 2 बार नहीं पकाएंगे, बाहर कम जाएंगे एंड सो ऑन, यानी उपभोक्ता खुद कम उसका उपयोग करता है पदार्थ का जो महंगा हो, और सस्ती जो ऑप्शंस होती हैं उसकी तरफ जाता है। ये एक अच्छी चीज है। ये मार्केट की सबसे बढ़िया चीज यही है कि सेल्फ रेगुलेटिंग कैपेसिटी उसकी होती है। तो मेरी तो ये अर्ज सरकार से रहेगी कि निश्चित रूप से प्राइस शॉक जब आता है उसको तुरंत ही कंज्यूमर को नहीं ट्रांसफर करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि वो भी अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था उस पर ज्यादा मतलब इम्पैक्ट ना आए। पर मीडियम टर्म में अगले 2-3 महीने अगर देखें कि दाम बढ़े हुए हैं और नॉर्मलाइज हो गए हैं 90 पे, तो निश्चित रूप से वो जो बढ़े हुए दाम है वो पास थ्रू करने चाहिए। खुशी की बात यह है एक साहिल भाई कि देखिए तेल से ना सरकार, खुशी की बात यह है, मैंने कहा साहिल भाई कि तेल जो है, तेल से सरकार 6 लाख करोड़ से ज्यादा हर साल कमाती है। अपनी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगभग 7 लाख करोड़। अब ये 7 लाख करोड़ में से संभव है कि कुछ पैसा अगर वो शॉक को डाइल्यूट करने के लिए, शॉक को कम करने के लिए लगाएं, उनके पास अर्थव्यवस्था इसके लिए है और उसका उपयोग करना वाजिब है। तो ये तो रहा आपकी डिमांड नहीं, लेकिन उसके बावजूद संजीव जी, पर एक चीज मैं कहा कहना चाहूंगा कि लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको उस पर विचार करना पड़ेगा सरकार को, लेकिन आमतौर पर पॉलिसी मेकर्स को, जयंत सिन्हा जी भी पॉलिसी मेकर रहे हैं, उन्हें भी पता है कि पॉलिसी मेकर्स को कई बार ये एक डिफिकल्ट चॉइस करना पड़ता है कि क्या करें। क्या हम महंगाई को कंट्रोल करें, लोगों पर उसका भार नहीं डालने दें, या ग्रोथ को सस्टेन करने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी वादे किए होते हैं कि हम ग्रोथ पर ध्यान देंगे। जब महंगाई को कंट्रोल करना पड़ता है तब ग्रोथ की तरफ से ध्यान हट जाता है, और खास करके इस तरीके की क्राइसिस में तो ये समस्या सबसे ज्यादा खड़ी होती है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभी तो नया सत्र शुरू भी नहीं हुआ है, जो आर्थिक सत्र है वो शुरू भी नहीं हुआ है, मार्च महीना अभी तक खत्म भी नहीं हुआ है, और सारे बजट के प्रोजेक्शंस पड़े हुए हैं, सारे जो एलोकेशंस पड़े हुए हैं, अलॉटमेंट्स पड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही ये क्राइसिस हो चुकी है। तो अब कौन सा रास्ता आपको लगता है कि चुनना पड़ेगा सरकार को, क्या ग्रोथ का रास्ता या महंगाई को कंट्रोल करने का? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो सरकार है, और भारत की सरकारों ने हमेशा बड़ी व्यवहारिक पॉलिसी अपनाई है। भारत की सरकार, कोई भी सरकार रही हो, सब ने बहुत ही व्यवहारिक पॉलिसी निभाई है। कारण यह है कि ये केवल अमीर देश हैं जो अव्यवहारिक नीतियां अपना सकते हैं और उनको फाइनेंस भी कर सकते हैं।
हम लोगों की क्षमता इस चीज के लिए नहीं है, इसलिए हमको हमेशा व्यवहारिक रहना पड़ता है। पर आप एक चीज नोट करिए कि शॉक से किसी को प्रोटेक्ट करना, खास करके जो गरीब तत्व है उसको प्रोटेक्ट करना, ये तो सरकार का फर्ज है और ये उनको करना चाहिए। बट उसके साथ साथ मैंने कहा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि ये लड़ाई जो है कब तक चलती है और किस लेवल पे जो तेल है वो स्टेबलाइज करता है, नॉर्मल से किस लेवल पे आज की वो पता स्थिति में लगेगा। इस लड़ाई को लेकर अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है, वो इसी बात को लेकर है कि यह लड़ाई कब तक चलेगी। अगर यह लड़ाई एक महीना और चलती है तो तेल के दाम $140-150 प्रति बैरल के ऊपर भी जा सकते हैं। कई अर्थशास्त्री यह भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरा इसका सबसे बड़ा असर और एक बहुत बड़ा सवाल मुझे पैनल के सामने लेकर जा रहा है, क्या हम आर वर्ड का इस्तेमाल करें, रिसेशन का इस्तेमाल हम करें, क्या हम स्लो डाउन वर्ड का इस्तेमाल करें जो हमने देखा था कोविड क्राइसिस के समय पे, उस पर भी मुझे आना है। लेकिन नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश जी, चिंतित रहे मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोग आज की स्थिति में, क्योंकि जो गुरुवार को देखा हमने उसके बाद तो लोगों की हिम्मत टूट गई है। कई बार हमने आपसे चर्चा की थी, आप कहते थे कि चिंता मत करिए, एफआईआई चले गए तभी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे पास में। लेकिन क्या आज वो उस स्थिति में है कि दोबारा मार्केट में आए और खड़े रहे मार्केट के साथ में? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट हर जगह पे वही हाल नजर आ रहा है। तो साहिल भाई, डोमेस्टिक निवेशकों को नई कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। जैसा सबने बताया, ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं तो महंगाई बढ़ती है। $10 दाम बढ़ा तो महंगाई 30 से 35 बेसिस पॉइंट बढ़ती है। जीडीपी ग्रोथ 20 से 25 बेसिस पॉइंट कम होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट 35 से 40 बेसिस पॉइंट वाइडन होती है। तो रुपया वीक होगा, महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज की दरें भी बढ़ सकती है और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। तो पहले जब ये नहीं था तो एक दाम पे खरीदते थे, अब ये घट रहा है तो कम दाम पे खरीदेंगे। बट ऐसा तो नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही है। अब टर्ब्यूलेंस में एयरक्राफ्ट गुजर रहा है तो सीट बेल्ट बांधनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था क्रैश हो रही है, तो हम कम दाम करके निवेश करेंगे। तो आपको लगता है कि निवेश चलता रहेगा? मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था नीलेश जी, आपने आईटी, पीएसयू बैंक्स, मेटल, ये सारे सेक्टर्स का आपने जिक्र किया था। आपने उसमें यह भी कहा था कि डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स, खास करके बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उसका भी आपने जिक्र उसमें किया हुआ था। क्या आपको लगता है कि इससे बाजार संभल पाएगा, बच पाएगा, और आज की स्थिति में हम उस स्थिति में हैं कि इस तरीके के शॉक्स हम एब्जॉर्ब कर सके और उसके बावजूद भी दोबारा मार्केट के सामने खड़े हो सके? नीलेश शाह जी। साहिल भाई, बाजार एक डिस्काउंट कर रहा है कि युद्ध शॉर्ट टर्म रहेगा। अब ये लंबा हो गया तो ऑब्वियसली यहां से और करेक्शन आएगा। बाजार ने ये भी डिस्काउंट करके रखा है कि ऑयल के दाम कम होंगे आज के लेवल से, ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट। बट जैसे संजीव जी बता रहे थे, अब $60 पे नहीं, शायद $80 पे सेटल होंगे। अब वो 80 की जगह $100 पे ही रहे तो बाजार यहां से और भी कम होगा। बाजार सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक नतीजे पे पहुंचती है। अगर एक्चुअल इवेंट उस अनुमान से खराब हुए तो मार्केट और गिरेगा, उस अनुमान से एक्चुअल इवेंट अच्छे हुए तो मार्केट रिकवर करेगा। तो मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन आज की स्थिति में जिस शब्द का मैंने इस्तेमाल किया, क्या मैं अनुमान से रिसेशन अच्छी हो, प्रोवाइडेड एक्चुअल चीजें अनुमानित है आज की स्थिति में, ठीक है, लेकिन क्या हम स्लो डाउन या रिसेशन शब्दों का इस्तेमाल करें या थोड़ा रुक जाए उसके लिए? अब आपकी स्लो डाउन की डेफिनेशन के ऊपर है। अगर 7% से ग्रोथ 6.5% आपको स्लो डाउन लगती है तो उसका इस्तेमाल करिए। बट नॉर्मल इकोनॉमिस्ट जब ग्रोथ नेगेटिव होती है तब रिसेशन की बात करते हैं। स्लो डाउन जब कुछ बड़े तरीके से ग्रोथ कम हो जाए, 7% की जगह पे 3%, तब स्लो डाउन की बात करते हैं। मैंने जैसे पहले बताया, $10 ऑयल इंक्रीज हुआ पूरे एक साल के लिए,
तो हमारी जीडीपी पे तकरीबन 20 से 25 बेसिस पॉइंट की इम्पैक्ट होगी। इस साल हम 8% के आसपास जीडीपी लेके आएंगे। युद्ध की जो इम्पैक्ट है वो मार्च के महीने में है, तो उतनी बहुत ज्यादा नहीं होगी। अगले साल एनीवे उम्मीद थी कि ग्रोथ 7 से 7.5% के आसपास रहेगा। अब ये युद्ध थोड़ा चलता है तो शायद 6.5 से 7% होगा। अब इसे आप रिसेशन कहिए तो रिसेशन कहिए, स्लो डाउन कहिए तो स्लो डाउन कहिए, बट गिरावट तो जरूर होगी। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर मार्केट ये समझकर चल रहा है कि ये ज्यादा दिन युद्ध नहीं चलेगा। लेकिन रघुराम राजन जो कल इंडिया टुडे से बात कर रहे थे, उनका ये मानना है, जयंत सिन्हा जी, कि हो सकता है कि युद्ध एक तो लंबा चले, नंबर एक। नंबर दो, उनका ये प्रेडिक्शन है कि हो सकता है कि तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में $200 तक भी पहुंच सकती है। ये उनका प्रेडिक्शन रहा है। अगर आज की स्थिति में आप फाइनेंस मिनिस्टर है इस देश के, तो आप कौन सी चेकलिस्ट लेकर चलेंगे सर? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी तो यह आर्थिक साल खत्म भी नहीं हुआ है और उससे पहले ही हम युद्ध का, इस तरीके के डिस्ट्रप्शन का सामना कर रहे हैं। आपने एक बजट पेश किया है पिछले ही महीने, अगले साल के लिए आपने प्रेडिक्शंस किए हुए हैं, अगले साल के लिए आपने देखा हुआ है कि कहां कहां पर आपको कितना एलोकेशन करना है, सप्लीमेंट्री डिमांड्स तक आपने डिस्कस कर चुके हैं और उसको लेकर भी पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर पहले से ही आप तय कर चुके हैं कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कहां पर कितना पैसा दिया जाएगा। ऐसी सूरत में अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर होते और आप ये युद्ध का सामना कर रहे हैं, 1 अप्रैल से आप कौन सी चेकलिस्ट लेकर बैठते और क्या फैसले करते सर? साहिल जी, जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। और चाहे वो वित्त मंत्रालय हो या सामान्य व्यक्ति, हर कोई को 3 सिग्नल पे, 3 बातों पे ध्यान देना है। पहली बात तो यह है कि ये युद्ध कितना लंबा चलेगा। सबका मानना है, और अभी नीलेश जी ने भी कहा कि मार्केट में सब लोग सोच रहे हैं कि युद्ध जो है 1-2 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। अगर ये युद्ध जल्दी समाप्त हो जाता है तो ये झटका जल्दी खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था पे कोई खास चोट नहीं आएगी। तो पहला सिग्नल है युद्ध कितना लंबा चलेगा। दूसरा, जिसपे सुभाष जी ने भी कहा है और संजीव जी ने भी कहा है, कि जो तेल और गैस को जो हम लोगों को निकालने की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, उस पे कितनी हानि आई है, उसका कितना डैमेज हुआ है, उस पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। अगर कोई खास डैमेज आज के समय गैस पे तो थोड़ा बहुत हमको लगता है कि हानि हुई है और इसलिए गैस के जो भाव हैं वो बढ़ेंगे और कई महीने बढ़कर रहेंगे। लेकिन तेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तेल के एक्सट्रैक्शन का, तेल के रिफाइनिंग का, इस पे कोई खास चोट अभी तक नहीं पहुंची है। इसलिए दूसरा मामला जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना हम लोगों ने डैमेज किया है युद्ध के कारण, वो हमें देखना है। और तीसरा, इस पे तो सिर्फ प्रेडिक्शन की जा सकती है कि जब युद्ध समाप्त होता है तो तेल का भाव है वो किस लेवल पे स्टेबलाइज होगा, किस लेवल पे स्थिरता आएगी, 70 पे आएगी, 80 पे आएगी, 100 पे आएगी। इसका भी हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे के समय अर्थव्यवस्था जो है इस पे बहुत ज्यादा निर्भर है। और अगर कच्चे तेल का भाव जो है वो अच्छी तरीके से नॉर्मलाइज हो जाता है और 70-80 पे फिर आ जाता है, तो इस झटके को हम लोग बड़े जल्दी भूल जाएंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर आपको ये बात बताना चाहता हूं कि संकट कोविड में आया था, तब रिसेशन के बारे में हम लोगों को चिंता करनी पड़ी थी और रिसेशन हुआ भी था। लेकिन ऐसे झटके तो लगभग हर वर्ष, हर दूसरे वर्ष आते हैं। और क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था अब हम लोगों ने आत्मनिर्भर काफी हद तक बना ली है, हमारे पास बड़े अच्छे शॉक अब्जॉर्बर हैं, बहुत अच्छा हम लोगों ने बफर बनाया है, इसलिए झटकों को हम लोग बड़े अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुल मिलाकर यही चीज है जिसपे सबको ध्यान देना है। फिर एक बार 3 बातें हैं सबसे जरूरी। नंबर 1, युद्ध कितना लंबा चलेगा। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या डैमेज होगा। और नंबर 3, कि तेल का भाव कहां जाकर स्थिर होता है, कहां जाके स्टेबलाइज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। जयंत सिन्हा जी, सुभाष चंद्र गर्ग और संजीव बालूवालिया और नीलेश शाह। बहुत ही एक तरीके से आपने ढांढस बंधाने की कोशिश की है और सभी लोग यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि हो सकता है कि युद्ध इतना लंबा नहीं खींचेगा। लेकिन अगर युद्ध लंबा खींचता है तो उसके बाद क्या स्थिति पैदा होती है, उस पर एक बार फिर हमें ध्यान रखना होगा। फिलहाल हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है उसको देखते हुए सभी लोग कह रहे हैं कि इतना ज्यादा मुश्किल भारत को नहीं होगी। लेकिन फिलहाल इस क्राइसिस के सिचुएशन से, शॉक के सिचुएशन से भारत की अर्थव्यवस्था भी गुजर रही है, तो इस पर ध्यान रखना जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें हमारी लगातार जारी रहेंगी।